नमस्कार दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये लगता है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं जो बाकी लोगों को नहीं आती हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत यूनिक केस है और आपकी लाइफ में इतनी आपकी सर्कमटेंसेस में इनफैक्ट इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी फैमिली में, आपके अराउंड, जो आपको आपका गोल पाने से रोक रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको आज का शो ज़रूर देखना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाएंगे जहाँ पर आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि यार अगर ये लड़का, अगर ये पर्सन अपना गोल अचीव कर सकता है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो ज़रूर इस शो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको लाइफ में कभी दोबारा ना मिले। तो आज हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है SBI PO 2019 का, उसमें सिलेक्शन लिया है और उनकी जर्नी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि ये मेरी जब मैं अपना ड्रीम अचीव करना चाहता हूँ उसमें मुझे दिक्कत आ रही है और बाकी लोगों को दिक्कतें नहीं आती हैं, तो सच में आज आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे केस में, इंडिविजुअल के केस में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी जो अगर इस कैंडिडेट से कंपेयर किया जाए तो हमारे साथ आज हैं महेश शर्मा। महेश, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू सर। मैनी कांग्रेट्स ऑन योर सिलेक्शन इन SBI PO। थैंक यू सर। तो महेश, चलिए आपको इस जर्नी को शुरू करते हैं, आपके बैकग्राउंड से ही शुरू करते हैं। जी सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका कहाँ के रहने वाले हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी सर। सर मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ सर, और मेरी स्कूलिंग सोनीपत में ही हुई थी। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। ओके, सोनीपत मतलब हरियाणा के आप रहने वाले हैं? जी बेसिकली। सर। और फैमिली में कौन कौन है? सर एट प्रेजेंट फैमिली में सर मैं हूँ, बड़ा भाई है, भाभी है और मम्मा है सर। और आपके फादर? फादर सर जब मैं फर्स्ट क्लास में था सर तो पता नहीं सर, वो उन्होंने बोला कि वो कहीं काम पे जा रहे हैं 1 वीक के लिए। और वो घर के सारे पैसे लेके चले गए थे और उसके बाद से उनका हमें पता नहीं है सर वो कहाँ है। तो जब आप बेसिकली 5-6 ईयर्स के होंगे? जी सर। फर्स्ट क्लास में मतलब 5-6 ईयर्स के, तब से आपके फादर नहीं है? जी सर। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं है कि क्या हुआ फाइनली? जी सर, हमें उनकी सर कोई खबर कभी नहीं मिली सर आज तक। तो फिर आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई महेश? सर मम्मा है सर, मतलब मेरी मम्मी सर, जब पापा गए थे पहले तो स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं था क्या करे क्या ना करे, क्योंकि सर हम जॉइंट फैमिली में, हमारे चाचा ताऊ भी पास में ही रहते हैं। ओके। और सपोर्ट सर किसी ने किया नहीं था और मम्मा को मगर हम दोनों पालने थे सर। तो मम्मा ने सर डिसीजन लिया 1 हफ़्ता वेट करने के बाद कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने खुद अपने हाथ में कमांड उठाई और उन्होंने सर स्टार्टिंग में सर एक स्टील फैक्ट्री में काम करना शुरू किया सर। उसके बाद सर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फैक्ट्री में किस वो वार्सल फैक्ट्री थी सर, जैसे उसमें सर स्टील की कुछ प्लेट्स होती हैं। Okay. उसमें होल्स करने होते हैं सर। वो मशीन्स होती हैं। एज ए लेबरर उन्होंने वहाँ पे यस काम किया? सर। ओके। तो स्टार्टिंग में वहाँ से किया सर। ओके। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने सर गर्ल्स हॉस्टल में सर खाना बनाने का काम किया सर। ओके। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने सर, जो क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था सर, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और मेरी पढ़ाई का खर्चा सर बढ़ता जा रहा था सर। तो जितना पैसा वो 2 साल पहले कमाती थी उतना पैसा अब कमाने में काम नहीं चलता सर। तो सर उनको सर फिर बाद में शादियों में सर खाना बनाने का उन्होंने काम करना शुरू किया सर। लगभग काफ़ी 6-7 साल 8 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया सर। और कभी कभार मतलब ऐसे ही सर स्ट्रगल करती रही। जो मेरे बड़े भाई हैं सर, जब पापा गए थे तो उनका सर, वो लगभग 10th क्लास में थे सर, वो 10th से आगे नहीं बढ़ पाए सर, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो छोटा आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर खुद को रोकूंगा तो शायद ही आगे बढ़ जाएगा। तो सर उनकी भी पढ़ाई नहीं हुई सर और उन्होंने भी सर अपनी लाइफ को सर, अपनी पूरी लाइफ मेरे ऊपर लगा दी सर, मेरी मम्मा ने भी और मेरे बड़े भाई ने भी सर। तो 9th तक क्लास तक मुझे पता ही नहीं था सर कि स्ट्रगल क्या होते हैं, क्या मम्मी कर रही है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता था सबके घर में ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, घर आके मम्मी काम करती है, ये करती है। 9th क्लास में सर मुझे पता लगा, थोड़ा बहुत एहसास हुआ सर कि किस दौर से गुजर रहे हैं हम और उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं मुझसे। तो सर मैं सर थोड़ा सीरियस होना शुरू हो गया सर।
Okay. 9th-10th में मैंने इंग्लिश मीडियम लिया सर। ओके। 8th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा तो था आपने मैं। पढ़ाई कहाँ से की थी? सर हमारे वहीं सर नॉर्मल स्कूल है सर, वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है सर, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी सर। ओके। तो 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम लिया सर मैंने, और 11th क्लास में सर, 10th क्लास में पहली बार मेरे 82% मार्क्स आए सर, वो हाईएस्ट थे सर मेरे। फिर 11th क्लास में सर मैंने मैथ विद बायो लेके मैंने पढ़ाई शुरू की, और तब से ये ग्राफ सर आगे बढ़ता ही चला गया सर। फिर मैंने सर अपने घर से पहला लड़का हुआ जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एडमिशन लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन की। ओके। फिर सर क्योंकि सर अब सर ऐसा हो गया था कि मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि मैं देख सकता था मेरे घर के स्ट्रगल्स क्या हैं। तो सर जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने सर कॉलेज के साथ साथ ही होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया सर बच्चों को। ओके। 2 फैमिलीज़ को मैं पढ़ाता था सर, और उससे मेरे को 12,000 रुपये मिलते थे सर। तो मैंने सबसे पहले तो सर मम्मा को घर पे बिठाया कि मम्मा अब आप नहीं जाओगे। तो उस टाइम से ही मुझे ये हो गया था कि अब मम्मा को दोबारा नहीं जाने देना, और चाहे कुछ भी हो जाए। जितना उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेरे ऊपर लगाई है, मेरे माँ ने भाई ने, मुझे वो सारी उनको खुशियों में रिटर्न करनी है। तो सर मैं सीरियस होना शुरू हो गया सर। मुझे याद है मैं घर से कॉलेज तक कभी कभार सिर्फ 10-20 रुपये लेकर के आ जाता था सर, क्योंकि सुबह सर मेरे को लगभग 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी होती थी, और वो ट्रेन सर मेरे को 1.5 घंटे में नई दिल्ली पहुंचा देती थी। वहाँ पे सर मेरे को 500 नंबर बस मिल जाती थी साकेत के लिए, और क्योंकि कॉलेज में था तो हमारा पास बना हुआ था सर, बस का भी और रेलवे का भी। तो सर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस दिन में ही खाना खाने के लिए पड़ती थी, जो मैं 10 रुपये के नॉर्मल छोले या कुछ सब्ज़ी लेकर के 3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए सर कॉलेज के। तो सर घर वालों को सपोर्ट करने लग गया सर, घर में फ्रीज ले आया, सारे काम होने लग गए सर। तो सर 3rd ईयर में था मैं, तब सर मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हो गया सर। TCS कंपनी में मुझे प्लेसमेंट ही दिया सर। ओके। और सर मेरी जॉब लगी गुड़गांव में। ओके। जी सर, लगभग सर मैंने वहाँ पे 7-8 महीने गुड़गांव में काम किया, और 6-7 महीने से सर फिर मेरी मुंबई पोस्टिंग हो गई थी सर। तो मुंबई भी मैंने काम किया सर। पर क्योंकि सर मेरा स्ट्रगल इतना ज़्यादा था लाइफ में, और वहाँ पे काम इतना नहीं था सर, और मम्मा का बचपन से ही सपना रहा था कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, सरकारी अफसर बनेगा। हमारे वहाँ सर ऐसा हो, जो प्राइवेट में आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमाओ, उसकी वो बात नहीं होती। सरकारी में अगर आपका बेटा कोई ऑफिसर लेवल पे है तो उसकी इज्जत और परिवार का जो कद जो होता है वो सीना चौड़ा हो जाता है सर। तो सर मुझे लगा कि अभी ये वक्त है, अगर इस वक्त को मैं ऐसे ही 20-25-30 हज़ार रुपये तक की सैलरी के लिए रोक दूंगा अपने आप को, तो शायद मैं उन सपनों को ना छू पाऊँ जो मेरी मम्मा ने देखे हैं सर। क्योंकि सर परिस्थिति ऐसी थी सर, मैं आपको बताता हूँ। पापा नहीं थे, भैया की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, घर हमारे पास नहीं था, सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है हरियाणा में सर। तो सर भैया के लिए सर भाभी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी सर। उनकी उम्र सर 30 तक पहुंच चुकी थी, कोई रिश्ते वाले नहीं टिक रहे थे। और ये सब चीज़ें सर मुझे मतलब परेशान भी करती थी और इंस्पायर भी करती थी साथ साथ। मुझे लगता था कि इन सबको पता है कि मैं ही इनकी उम्मीद हूँ और मुझे कुछ करना ही होगा सर। तो सर वहाँ पे सर मेरी लाइफ बहुत कंफर्ट में थी सर। मुंबई में मुझे सब कुछ मिल रहा था, आने का, जाने का, पैसे का, मगर वो कंफर्ट मेरी मम्मा और मेरे भाई तक नहीं पहुँच पा रहा था। उनकी ज़िंदगी में आज भी वही कलेश, वही तकलीफ़ थी जो पहले थी। तो सर मैंने वहाँ पे एक डिसीज़न लिया सर कि मैं इस जॉब को छोड़ूंगा और मैं CGL की तैयारी करूँगा सर। क्योंकि सर मैंने सुना था कि CGL की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको सरकार घर दे देती है सर रहने के लिए। क्योंकि और भैया की शादी में सर जो भी आ रहे थे सब घर के नाम बोल के वो शादी से मना कर देते थे कि इनके पास घर नहीं है तो शादी नहीं हो पाएगी। तो सर मुझे पहले घर चाहिए था सर, कि पहले क्योंकि एज नहीं रुक सकती सर भैया की। तो मैंने सर CGL की तैयारी शुरू की सर। तो वहाँ पे सर मैंने सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग लेनी शुरू की सर जॉब छोड़ने के बाद। तो CGL 17 का सर मैंने टायर 1, 2, 3 तीनों क्लियर किए। कंसोलिडेटेड कट ऑफ भाई मैं पार नहीं कर पाया सर किसी कारण से। तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था सर उस टाइम पे। तैयारी के टाइम मैं आपको बताऊं सर, अगर जो रियल फेस जो होता है लाइफ का सर, जितने भी मेरे दोस्त हैं सर, ठीक है, कोई भी दोस्त से मेरा कांटेक्ट जो था बिल्कुल ज़ीरो हो गया था सर। सोशल मीडिया जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जो भी यूज़ करते हैं, मेरे सबके अकाउंट्स जो थे सब बंद हो गए थे सर। ठीक है, लैपटॉप मेरे पास नहीं था सर, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के सहारे मैं काम करता था। और सुबह सर 6:30 बजे मेरी जर्नी स्टार्ट होती थी सर। 6:30 बजे की ट्रेन होती है हमारे सोनीपत से। तो आप सोनीपत से रोज़ दिल्ली आते थे? जी सर, कॉलेज में भी डेली ट्रैवल किया सर और कोचिंग के टाइम पे भी सर।
तो सर 6:30 वाली ट्रेन भी इसलिए पकड़ता था क्योंकि सबसे पहले बहुत कम लोग जाते थे, तो सीट अच्छी मिल जाती थी, तो उसमें सर पढ़ाई हो पाती थी सर। क्योंकि सर मेरे को ये पता था अगर मैं ये नौकरी नहीं लग पाया तो मेरा कोई भविष्य नहीं है, और मैं सर अपने माँ बाप के सपने नहीं तोड़ सकता सर। तो सर मैंने जितनी जान थी मेरे अंदर पूरी जान लगाई सर। मैंने दिन के लगभग 13-14 घंटे में पढ़ाई करता था, और फ्रेंड्स सर्कल से बिल्कुल कनेक्शन टूट चुका था। इवन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मुखर्जी नगर में लाइब्रेरीज़ भी मैंने ली हुई थी, अगर किसी लाइब्रेरी में मेरे दोस्त अच्छे बन जाते थे ना, तो मैं उस लाइब्रेरी को चेंज कर देता था। क्योंकि मुझे ये पता होता था कि भाई आज मेरे ये अच्छे दोस्त बने हैं, आज हम साथ में बैठे खाना खाएंगे। जो खाना मैं 10 मिनट में पहले खा लेता था, वो खाना खाने में मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। तो वो जो मेरा आधे घंटे का नुकसान हो रहा था ना सर, मुझे ये था कहीं इसकी वजह से मैं रुक ना जाऊँ। तो सर मुझे सर अपनी एक एक मिनट सर, जैसे सर मैं बताता हूँ, मैं ट्रेन में भी सर 1-1.5 घंटे का सफ़र होता है सर, मैं पढ़ते हुए जाता था सर। आज़ादपुर में उतरता था, वहाँ से बस स्टैंड तक का जो सफ़र था लगभग 7 से 10 मिनट का सफ़र होता है। तो उस सफ़र में भी सर मेरे कानों में या तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स चलते थे सर, या फिर मेरे कानों में कोई या फिर मेरे हाथ में डायरी होती थी सर मैथ्स के फॉर्मूलों की, तो मैं उसे पढ़ता हुआ चलता रहता था सर। चाहे बस में बैठूँ या ट्रेन में बैठूँ या मैं कहीं बैठूँ सर, मुझे ये पता था कि मुझे पढ़ना ही होगा। तो महेश, जब आपका सीजीएल आपने दिया पहला अटेम्प्ट और सीजीएल में नहीं हुआ जी सर, तो और आपको ऑफ कोर्स आपने मेहनत भी की, सेटबैक भी लगा, तो कैसे अपने आप को आपने संभाला? क्योंकि ये बहुत होता है कि बच्चे जब पहला अटेम्प्ट देते हैं जी सर, तो जनरली नहीं होता है। जी सर। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जी परेशान सर। हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि यार कैसे होगा। तो हाउ यू मैनेज, बिकॉज आपके सर्कमस्टेंसेस भी बहुत ऐसे थे कि चॉइस भी नहीं थी आपके पास। जी सर। सर जैसा कि आपने लास्ट में कहा सर, चॉइस ही नहीं थी सर मेरे पास। अगर मेरे को ऐसा दिखता ना सर कि अगर मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को बाहर ले आऊँ, जो दुख है उसको मनाऊँ, तो सर मैं एक ऐसे फेज़ में चला रहा था जहाँ से आना मुश्किल होता सर। और उसमें किसी और का नहीं, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा और मेरे भाई का नुकसान होता सर। तो सर मैं अपना तो बेशक नुकसान कर सकता हूँ सर, अपना तो नुकसान मेरे से डेली करवा लो, मगर मैं उनके नुकसान नहीं कर सकता सर। और मैंने ये जान लिया था कि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है सर। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, मुझे उनकी ज़िंदगियाँ निखारनी है सर। तो सर मैं उनके लिए सर मैं पढ़ता था, रोता था, खुद ही आंसू पूछता था, खुद ही उठता था, खुद ही पढ़ता था। टाइम टेबल सर दिमाग ऐसा हो गया था, अगर मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ तो मेरी आंखें जो हैं 4:45 पे अपने आप खुल जाती थी, बिना किसी अलार्म के। ट्रू। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि मैं डेली सोने से पहले मन को बोल के सोता था कि नहीं तुझे अलार्म से पहले उठना है, और उठा जाता है सर। ठीक है, वो सर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, जो मुझे बच्चे मिलते रहते हैं, कहते हैं कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं बट कभी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। सर मैं ये कहता हूँ, अगर आप पढ़ना शुरू करो ना सर, और अपनी डेडिकेशन, अपनी सोच, दिमाग, सब चीज़ को एक ही तरफ केंद्रित कर दो, तो सर आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना सर, वो विजिबल होती है सर। लोग कहते हैं एनर्जी विजिबल नहीं होती, बट वो एनर्जी विजिबल होती है, वो फील की जाती है सर। अगर मैं जैसा था सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए सर अगर मेरी फ़ोन पे किसी दोस्त से अगर मेरी 10 मिनट बात होगी ना सर, तो मैं अगले दिन उसका फ़ोन नहीं उठाता सर। क्योंकि मुझे पता वो मेरी 10 मिनट खा जाएगा, 15 भी खा सकता है, 20 भी खा सकता है। तो जब आप ये सोचोगे ना कि आपके लिए एक एक मिनट कीमती है, और आपको पता कि आपकी फैमिली आप ही के ऊपर चल रही है, तो सर आप बिल्कुल आप पूरा स्ट्रेटजी बनाओगे, सब चीज़ें फोकस दिमाग से करोगे, और आप हार नहीं सकते सर। हार आएगी पर वो क्षण भर की होगी, टेम्परेरी होगी, मगर अंत में जीत निश्चित होती है सर। ट्रू। तो महेश, इसके बाद जब आपका नहीं हुआ तो फिर आगे आपने किस तरह अप्रोच किया, कौन कौन से एग्ज़ाम दिए फिर? सर मैंने सर मुझे पता लगा सर, क्योंकि मुझे सीजीएल में सर मुझे दिख रहा था कि 17 से मैंने शुरू किया था, पेपर दिया था, 18 का भी हाफ जा चुका था, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे सर ज़रूरत थी जल्द से जल्द मैं किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं सर। तो मुझे सर पता लगा कि बैंकिंग वो सेक्टर है जहां से कम समय में आप जो है नौकरी को पा सकते हो। और बैंकिंग में सर सबसे बढ़िया आरबीआई और उसके बाद एसबीआई सर। क्योंकि आरबीआई में सर 60% मांगते हैं, मेरे उतने नहीं है सर ग्रेजुएशन में, तो मेरे लिए बेस्ट एसबीआई ही हो गया था सर। तो सर मैंने 18 में सर एसबीआई का अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था, बट मेंस मेरा नहीं हो पाया था सर। मगर मुझे ये पता ज़रूर लग गया था सर कि ये पेपर आज नहीं हुआ, मगर अगली बार मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था सर मैं ये कर सकता हूँ। उसके लिए सर मैंने सर
अपना स्ट्रेटजी बनाई सर मैंने। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? टाइम टेबल बनाया सर मैंने। मुझे ये पता है कि टाइम टेबल के बिना नहीं हो सकता सर। जैसे सर मुझे ये पता था कि मेरे को सुबह 1-1.25 घंटा ट्रेन में बिताना पड़ता है। तो ट्रेन के उस समय को मॉर्निंग में फ्रेश टाइम होता है सर। तो मैंने सर जो इंग्लिश का सेक्शन या करंट अफेयर्स का सेक्शन वो मैं डेली पढ़ने लग गया सर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो रीडिंग का वो हो सकता है, मैथ्स ट्रेन में नहीं हो सकता सर। ठीक है, ना ही रीजनिंग ट्रेन में हो सकती है। तो फिर जैसे ही मैं ट्रेन से उतरता और क्लास सेंटर तक जाता, तब तक के समय को मैं अपने आप को या तो मोटिवेशन सॉन्ग सुनता या फिर मैं जो है फॉर्मूलेस को पढ़ता हुआ जाता सर। फिर वहाँ पे सर जब मैं लाइब्रेरी पहुँचता पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में सर सबसे पहले पहुँचना होता है, क्योंकि उसमें भी आपको अपने कंफर्टेबल सीट चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 12-13 घंटे बिताने हैं दिन के। तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँच के सबसे अपनी सीट लेता था। और सर जैसे मैथ्स होता ना सर, बैंकिंग की अगर हम बात करूँ सर, मैथ्स बहुत प्रेडिक्टेबल है सर। इसमें सर ये तय है कि चाहे पेपर पीओ का हो या क्लर्क का हो, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आएंगे, 5 क्वेश्चन सीरीज़ के आएंगे और 2 DI आने निश्चित है सर, 1 या 2 DI। तो सर ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल सिलेबस है मैथ्स का। तो मुझे ये पता लगा सर, तो मैंने सर डेली के सर 20 to 25 मिनट्स हर एक टॉपिक को देने शुरू कर दिए सर। सिर्फ DI को मैं डेली का 1 घंटा देता था सर मैंने। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स पे अपनी कमांड हासिल की सर मैथ्स के अंदर। इंग्लिश का सर मुझे ये पता था कि इंग्लिश एक बार अगर कर लें, अच्छे से कर लें, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। तो सर इंग्लिश के लिए सर मैंने सर कुछ 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स उठाई सर मैंने, और उन 3-4 बुक्स को सर मैंने 2-3 बार कवर किया सर मैंने। डेली टाइम टेबल मैं बनाता था सुबह से लेकर के शाम के 10 बजे तक का, सुबह 6:30 से शाम के 10 बजे तक का, और उसको फॉलो करना होता है सर। उसमें सर इंग्लिश का जैसे मैंने टाइम बनाया था, मुझे ये पता था कि सेक्शनल अप्रोच इंग्लिश के अंदर मैंडेटरी है सर। जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि एक सेंटेंस है, उसमें एरर मेकिंग भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, वो क्लोज टेस्ट में भी यूज़ होता है। सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस ही है इंग्लिश में। तो वो सेंटेंस एक सेंटेंस नहीं होता, उसके अंदर एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव होते हैं, वो पूरा हमारे बॉडी पार्ट्स का एक मेल होता है सर। तो उसके लिए हर एक पार्ट को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है सर। तो सर जैसे मैंने पहले नाउन उठाया, और नाउन को सर मैंने पहले एक बुक से किया, फिर उसके बाद दूसरी बुक से, फिर तीसरी बुक से कम 700-800 क्वेश्चन जब तक मैंने नाउन के नहीं लगाए, तब तक मेरा नाउन क्लियर नहीं होता था सर। तो ऐसे करते करते टाइम लगता है सर, बट वो चीज़ आपकी इस हद तक क्लियर हो जाती है कि उसके बाद आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। जब मैंने CGL की मेंस की तैयारी की थी, तो मैंने ऐसे ही इंग्लिश को टाइम दिया था सर। डेली के 6-6 घंटे देने पड़ते सर उस टाइम पे। पर वो इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मेरे को बैंकिंग में अलग से इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने हर एक टॉपिक को बारीकी से समझ लिया था। तो ऐसे ही सर जैसे इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज अप्रोच मैंडेटरी है सर। और मल्टीपल बुक्स का रेफरेंस मैं इसलिए देता हूँ सर, क्योंकि जो एक राइटर जो होता है सर, उसको एक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है सर। हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ रहा हो, उसका वो नज़रिया उसको ना देख पाए चीज़ों को, या फिर कुछ चीज़ें मिस कर दे वो। तो जब वो दूसरे राइटर की बात पढ़ता है और सेम चीज़ की तरफ किसी अलग अप्रोच से जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट उसका सर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है सर। तो ये सर मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी चैप्टर वाइज अप्रोच मैंडेटरी है सर। और उसके लिए भी मल्टीपल क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस ही आपको जीत दिलाएगी सर, और कोई तरीका नहीं है सर। तो आप एक बार तैयारी कर चुके थे CGL की, और जब दोबारा आपने तैयारी शुरू की जी सर, बैंकिंग के लिए, जी सर, तो क्या अप्रोच थी आपकी? क्योंकि एक बार आप कर चुके हो CGL के लिए, राइट? जी सर। सब्जेक्ट ऑल्दो काफ़ी कुछ सेम भी रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी डिफरेंट भी होती हैं, राइट? जी सर। तो आपने क्या अप्रोच लिया बैंकिंग के लिए कि यार बैंकिंग में क्या आपको एडिशनल करना है? सर जब मैं SSC से बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हुआ था, सबसे पहले आता सर रीजनिंग का सेक्शन, जो बिल्कुल अलग हो जाती है सर। तो इंग्लिश की सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी सर मैंने, और रीजनिंग की कोचिंग होने के बाद फिर मैंने सर प्रैक्टिस की सर। उसके बाद मैंने सर कहीं कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया। फिर मैंने सर अड्डा की ऐप डाउनलोड की थी सर, उनके टेस्ट परचेज़ किए मैंने एनुअल वाले।
तो उसमें सर मैं क्या करता था डेली का सर, जैसे अगर मैं 20-20 क्योंकि जो मेरा स्ट्रेटजी थी ना सर 20 मिनट मेरे क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे को वो सेक्शनल टेस्ट यहाँ मिल जाते थे सर। ओके। ठीक है, तो उससे मेरा फ़ायदा ये होता था कि मैं अपने आप को ये देख पाता था कि भाई जो बाकी बच्चों में मेरी रैंक आ रही है, कितनी परसेंटाइल मेरी बन रही है, कितना मैं कंपटीशन में हूँ, कितना नहीं हूँ। तो सर बैंकिंग में तो टेस्ट मैंडेटरी हैं सर। तो आप डेली अड्डा का ऐप यूज़ करते थे और उस पे क्विजेज एंड बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज आपने बाई की हुई थी। बिल्कुल सर। तो कितना फ्रिक्वेंटली आप टेस्ट सीरीज देते थे? सर डेली का ही काम था सर, मतलब ये लगा लीजिए तो टेस्ट खत्म हो क्विज या जाते फुल थे। एंड टेस्ट? सर दोनों ही सर। ओके। मैं बताता हूँ, जैसे मेरा जब SBI PO प्रीलिम्स था 2018 वाला, तो उसमें क्या था सर, मेरे को ये पता था मैं कर सकता हूँ और मैं टेस्ट लगाने शुरू कर दिए थे। मुझे एक्चुअली सर मज़ा आता जब मैं टेस्ट लगाता हूँ ना, तो मैं 1-1 घंटे वाले टेस्ट एक दिन में लगभग 5-5 6-6 भी लगा देता था। ओके। क्योंकि घर वालों ने सर मुझे ये कह के बोला हुआ था कि बेटा तू बस कामयाब हो जा, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई काम नहीं। सर मेरे को बिल्कुल फ्री किया हुआ था सर। और क्योंकि सर उनको दिखता भी था सर मेरी लगन के अंदर कि ये कर सकता है, तो सर मैं अपना फुल टाइम जो था सर उसको देता था सर मैं। और एक बार जैसे मैंने बताया चैप्टर वाइज अप्रोच पूरी होने के बाद हमारा काम कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का बचता है सर। तो जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। डेली के सेक्शनल टेस्ट में इसलिए ज़्यादा लगाता था क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं पूरा कंप्लीट टेस्ट अगर मैं लगाता हूँ सर, तो उसके अंदर इंग्लिश का सेक्शन भी आएगा, करंट अफेयर GS का भी आएगा, जो मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं वो पहले से ही कर चुका हूँ अच्छे से। मेरे को जो पता, अगर मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मैं मैथ्स का टाइम अलग से दूंगा ज़्यादा उसको, अगर मैं रीजनिंग में वीक हूँ तो मैं रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दूंगा। तो मैं सेक्शनल अप्रोच लेता था ताकि जब तक मेरे सारे सब्जेक्ट एक लेवल पे ना आ जाएं तब तक ज़रूरी है वो। तो ये आप जो तैयारी करते थे वो अकेले करते थे या आपने कुछ ग्रुप बनाया हुआ 2-3 लोगों का? सर मेरा ये मानना है सर, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है सर, कि जो लर्निंग आप अकेले में करते हो ना सर, जो स्ट्रगल आपका अकेले का होता है वो आपको सर एक अलग ही पर्सनैलिटी बना देता है सर। मैंने सर कोई ग्रुप नहीं बनाया सर, मैंने इवन लगा लीजिए 17 बिगिनिंग से मैंने स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक जिस लाइब्रेरी मेरे दोस्त बन गए वो लाइब्रेरी मैं छोड़ देता था। तो मेरा काम क्या होता था, सिर्फ अकेले बैठना है, अपनी गलतियों से सीखता था, अपने आप का डेली एनालिसिस करता था। अगर मुझे दिखा कि भाई मैं एक मूवी देख के 2 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ या एक बंदे से बात करके मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उनसे कट लेता था सर। तो जब आपने टेस्ट देने शुरू किए जी, अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, मान लो स्मॉल टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज, तो क्या आपका परसेंटाइल आता था, क्या स्कोर आता था और क्या रैंक आती थी? सर मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में सर जैसे मुझे इतना पता था सर कि मैं अगर आया हूँ तो मैं स्टार्टिंग में तो नंबर बिल्कुल नहीं आने वाले। जैसे मैंने पहला टेस्ट दिया था, मेरे नंबर मुझे याद है 16-17 नंबर आए थे सर मेरे बस 100 में से। पर मुझे ये पता लग गया था कि ये नंबर बहुत बढ़ जाएंगे और मुझे लगे रहना पड़ेगा। तो मैं सर कभी अपने स्कोर को देख के ना निराश नहीं होता था। मुझे ये पता होता था कि मैं अगर अपने आप के साथ ईमानदार हूँ, अपने वक्त को के साथ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो नो डाउट मेरा रिज़ल्ट बढ़िया आएगा ही आएगा। तो मैं टाइम देता रहा सर, और टाइम देते देते एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे अड्डा के ऊपर मैं कोई भी टेस्ट लगाऊं, मेरे परसेंटाइल सर 98-99 प्लस रहने लग गई थी सर रेगुलर। तो फिर मुझे लगा था कि अब मुझे थोड़ा और टफ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो फिर जो आपके जो हाई लेवल के DIs हैं और हाई लेवल रीजनिंग या हाई लेवल इंग्लिश, वो सब भी मैंने शुरू कर दिए थे। जी सर। तो टाइम लगता है सर, मगर शुरुआत तो सर सबकी 0 से होती है, मेरी फिर भी 15 से हो गई थी। ठीक है, तो टाइम लगता है बट रिजल्ट आने निश्चित है सर, क्योंकि हमें सर डेडिकेटेड रहना पड़ता है सर, पेशेंस मैंडेटरी है सर। और आपको फेलियर्स मिलेंगे सर, डेली टेस्ट लगाओगे उसमें फेलियर मिलेगा, जब आप 600 रुपये का फॉर्म भरते हो उसको नहीं कर पाते हो तब भी फेलियर मिलेगा। मगर सर उनको देख के कभी निराश नहीं होना सर, बस ये सोचना अगर मिल गया तो हमारी मेहनत है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर मिलेगा। राइट। और वो मिलता है सर। तो जैसे आपने कहा कि अगर आपका एक्चुअली कोई ड्रीम है और आप उस ड्रीम के लिए पैशनेट हैं कि यार ये मुझे करना ही है, एंड स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि चॉइस नहीं है, जी सर, करना ही है, फॉर एग्जांपल आपने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है, जी सर, या आपने अपने लिए एक गोल बनाया हुआ है कि यार ये मुझे करना ही है, एंड देन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस कि यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सर। तो चीज़ें होती हैं और जैसे आपने कहा कि हर फेलियर से आप सीखते हो। जी सर। कि पहले टेस्ट में हो सकता है आपका स्कोर
कम आए, आएगा ही कम, बिल्कुल कम नेचुरल आएगा है सर। वो। जी सर। क्योंकि अगर आपका पहले टेस्ट में ही 98 परसेंटाइल आ गया तो इसका मतलब तो गड़बड़ आप गड़बड़ है ना, राइट। तो पहले में कम आएगा और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। जी सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस सर। और ये जो फीलिंग है, जैसे आपने कहा कि मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, ये वाली फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। क्योंकि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यार मुझे अभी कुछ आता है नहीं आता, जी सर। लेकिन मुझे अपना गोल पाना है, जी सर। तो मैं सीख लूँगा सब कुछ। जी सर। सर जैसे ये कॉन्फिडेंस मैं बताता हूँ सर कैसे आता है। जैसे मेरे घर वालों ने सर मुझे फ्री किया हुआ था कि बेटा आप सिर्फ पढ़ो। जैसे मैंने स्ट्रगल्स भी बहुत देखे लाइफ में, और मुझे अब फ्रीडम भी दी हुई है पूरी, लाइब्रेरी का फीस भी वो भर रहे हैं। तो सर मुझे ये पता था कि अगर मैं अपने काम के साथ ईमानदार हूँ ना सर, या फिर जो मेरे को टाइम दिया गया मैं उसमें उसको कहीं भी वेस्ट ना करके किसी पार्टीज़ में घूमने फिरने में, मूवीज़ देखने में, गर्लफ्रेंड में नहीं हूँ मैं, तो मैं अगर अपने आप के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है सर। फिर आपके पास चाहे फेलियर कैसे आ जाए सर, आप रो लोगे, अपने आप आंसू पूछ लोगे, मगर आपको पता कि आपको उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा सर। ट्रू। और आप होगे सर। तो एग्जाम के बारे में बात करते हैं। जब जी आपका सर। प्रीलिम्स हुआ जी सर। तो मतलब 2019 एसबीआई में, तो कितने मार्क्स आए थे आपके, कितना स्कोर आया? सर मेरे शायद 85-86 मार्क्स आए थे सर मेरे ओके एसबीआई प्रीलिम्स में। ओके, तो बहुत अच्छा मार्क्स है। कट ऑफ तो बहुत उससे तो बहुत कम 70s थी। में थी सर लगभग। Right. ठीक है, फिर मेंस दिया आपने। जी तो सर। मेंस में किस तरह का रहा आपका, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स? सर सब्जेक्ट का तो मुझे याद नहीं है, बट मेरे ओवरऑल 122 मार्क्स आए थे सर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज शायद देते भी नहीं है इसके अंदर। ओके तो 122 मैंने मेंस में स्कोर किया था, और 38 जो था मेरा इंटरव्यू में आया था सर। इंटरव्यू में। जी चलिए जीडी इंटरव्यू की बात करते हैं। जीडी को आपने कैसे टैकल किया? बिकॉज जीडी में क्या होता है कि इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी, sir. राइट। और जिस तरह आपकी अप्रोच थी पढ़ाई की कि यार मैं अकेले उस तरह पढ़ाई करूँगा, फोकस्ड अप्रोच से, जी कोई sir. ग्रुप वगैरह नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ग्रुप में प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको थोड़ा ये सब आदत होती है कि जी ये sir. कैसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है। तो हाउ यू वेंट अबाउट दिस होल थिंग? जीडी भी होगा, जी भी होगा, इंटरव्यू होगा, तो जब आपकी कॉल आई तो क्या आपने सोचा कि कैसे करूँगा मैं इसको? Sir, when I come to know that this is the interview that I'm gonna face, then I've decided that it is a big opportunity and I'm not gonna lose it. So I decided that whether I have to spend 5,000 or 10,000, but I will take a good coaching. I took coaching from Career Power itself, from Lakshmi Nagar branch, from Mr. Harish K. sir. ओके राइट सर। तो सर मुझे ये पता था कि उनसे अगर मैं कोचिंग लूँगा, बेशक पैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बट वो मेरे को एक बेटर गाइडेंस देंगे, एक बेटर एनवायरनमेंट देंगे, और मेरी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक वो सारा सब चीज़ें देंगे सर मुझे। राइट। तो सर मैंने अपने आप को उनके डिवोट कर दिया सर मैंने सर को, और उन्होंने सर हमारे सर्कल्स भी बनवाए थे। हमारे जीडी होता था प्रॉपर, क्लास के बाद भी हम बच्चे रुकते थे, और हम अपने आप ही सर क्या होता था, हम सर्कल बना लेते थे। जैसे कि अगर हम हैं टोटल 12 बच्चे, तो उसमें क्या करते थे, 5 बच्चे एक तरफ बैठते थे, 5 बच्चे एक तरफ, और 2 बच्चे जो हैं वो साइड में सिर्फ कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, वो ऑब्जर्व करते थे टॉपिक देने के बाद कि भाई जो हम बातें कर रहे हैं आपस में, तो कौन पर्सन कितना इन्फ्लुएंसली अपनी बात को रख रहा है, और किसके पास फैक्ट्स है, किसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, कौन मतलब किसका जेस्चर कैसा है। तो वो सब चीज़ों को नोट करके उन 2 बच्चों का काम होता था। फिर सेकंड राउंड में वो इंक्लूड होते थे, और हम में से कोई बाहर जाते थे जो अच्छा परफॉर्म करते थे। तो सर वो टीम वर्क, सर जीडी के टाइम पे टीम वर्क ज़रूरी हो जाता है सर, क्योंकि टेस्ट में आपको अकेले बैठना है, अकेले करना है, बट जीडी एक ऐसी चीज़ है और ग्रुप एक्सरसाइज जिसमें अब जब तक आप देखोगे नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सोचते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं, उस एनवायरनमेंट में नहीं आओगे, तो सर उसका पता नहीं लगेगा सर। तो जब आप जीडी देने गए तो क्या टॉपिक था आपका जीडी में? सर मेरा जीडी का टॉपिक था सर ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड हाउ कैन इंडिया गेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ओके जी सर। तो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि सर हमें पता था सर ये उस टाइम का काफ़ी हाईलाइट टॉपिक था सर। वी एवरीबडी वाज अवेयर ऑफ इट, एंड वी बिलीव एंड वी नो दैट सिंस द यूएस एंड चाइना दे वर द सुपर पावर्स of the world, and any clash between them will be beneficial for some countries and will be harmful for other countries. So it is up to us how strategically we approach towards this war, trade war between US and China, and how much benefits we can gain from it. True.
because it is well known, sir, that there are some companies, some US companies and European companies which are situated in China, but they have to pay so much tax because of the trade war, so they are shifting their places, so they are coming, but they have to work in Asia only. So India has a great golden opportunity to invite them into our country. राइट, तो आपने पूरी एक्टिविटी में कितनी बार पार्टिसिपेट किया? आपने इनिशिएट किया था या? सर कोशिश तो थी सर इनिशिएट करने की, कितनी बट बार मैं बोले कर नहीं थे पाया आप? था सर। ओके, जीडी का सर मैं बताता हूँ, जीडी में तो सर मैं 3-4 बार ही बोल पाया था। ओके। ठीक है, मगर जो ग्रुप एक्सरसाइज जो हुई थी उसमें सर मेरा पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, ओके। क्योंकि उसमें सर ये लगा लीजिए, क्या अगर टॉपिक था वहाँ पर? सर उसमें ग्रुप एक्सरसाइज में ये होता है सर कि हमें ना एक सिचुएशन दी जाती है। Right. हमें सिचुएशन ये दी गई थी कि आप एक एरिया से बिलोंग करते हो और उस एरिया के आप एमएलए हो। उस एरिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है एजुकेशन ना होने के कारण। ठीक है, तो आपको जो है पीएमओ ऑफिस से फंड दिया गया है और आपको 7 सेक्टर्स हैं जिनमें आपको उस फंड को डिवाइड करना है। right. तो आपको Prioritize प्रायोरिटाइज करना था कि आप किस सेक्टर को ज़्यादा दोगे, Right, किसको right. कम दोगे। तो सर ये टॉपिक था, और सर इस पे जैसे ही बात शुरू हुई थी सर, मेरे का मन सर क्लियर था कि जो मैंने सोचा वो सही है और मैं उसके ऊपर बाकियों को कन्विंस कर सकता हूँ सर। क्योंकि तुम ऐसे बैकग्राउंड से भी आए थे, जी इसलिए सर, तुम्हें ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ रिलेट सर कर मैं। पा रहे थे उससे। ओके, तो सर मैंने उन सबको सर बातचीत करनी शुरू की। अगर लगा लीजिए अगर ये पूरी एक्सरसाइज 20 मिनट की थी तो मैं कह सकता हूँ फॉर द 12 मिनट्स इट वाज मी अगेंस्ट 9 ऑफ देम। ऐसा हो गया था एक टाइम पे सर, Okay. एंड आई कन्विंस्ड देम सर मैक्सिमम। Okay, उनका भी सपोर्ट मिला। कुछ बच्चे, क्योंकि जब अपनी बात को एक फैक्ट के तरह से रखते हो और एक स्ट्रॉन्ग तर्क के साथ रखते हो ना सर, अगर आपके पास रीज़न है ना तो आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा राइट, सर। राइट। तो सर रीज़न के साथ मैंने अपनी बातें रखी सर, और मेरी बातों का बहुत जगह सपोर्ट भी किया काफ़ी बच्चों ने। कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे थे उनको भी मैंने समझाने की कोशिश की सर। राइट। लास्ट में सर हम सर सिर्फ 1-2 पॉइंट पे सर हम मैच नहीं कर पा रहे थे व्यूज़ को। ठीक है, क्योंकि टाइम अप हो गया था, उसमें भी मैच हो गया था, वरना अगर वो हो जाता तो मार्क्स और अच्छे मिल तो जाते आपका हैं। ग्रुप एक्सरसाइज बहुत अच्छा हुआ जी सर, वो बहुत अच्छा हुआ था सर। जीडी एवरेज इस तरह हाँ, कह सर। सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे? और सर इंटरव्यू का मेरे को सर ऐसा पता था, मतलब पहले से ही क्लियर था कि भाई जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा था, किसी बच्चे से तो इकोनॉमिक का बहुत सारा पूछ लेते थे, किसी बच्चे से फैमिली बैकग्राउंड में ही रह जाते थे, किसी का सिर्फ जो उसका रिज्यूमे है उसी से ही सारा पूछ लेते थे। तो सर इंटरव्यू का कुछ सर्टेन नहीं होता सर। ठीक है, इट इज़ मोर ऑन योर लक सर, सीरियसली। और मुझे ये पता था कि भाई क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो इतनी दूर तक आने के बाद ईश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सर इस भरोसे के साथ मैं इंटरव्यू में गया था। वहाँ पे सर जाते ही उन्होंने सर मुझसे जो मेरा सीवी था उसी से मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, जो उन्होंने बोला हुआ था फॉर्म होता सर जो वो भरने के लिए बोलते हैं 6-7 पेजेस का, बायोडाटा फॉर्म सर। तो वहीं से क्वेश्चन शुरू हुए थे सर कि जैसे मैंने कॉलेज में सर एनसीसी ली हुई थी सर, मैंने सी सर्टिफिकेट एनसीसी का मेरे पास है, और क्लीन यमुना ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने वहीं से मेरे से पूछा कि महेश आपने क्लीन यमुना ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था, बताओ उसके बारे में। तो सर मैंने उनको क्लियर किया। फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया में गवर्नमेंट क्या पीएमओ क्या क्या इनिशिएट ले रहा है कि हमारे यहाँ का पानी कैसे साफ़ हो सकता है। तो मैंने उनके बारे में उन्हें बताया। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, 1-2 क्वेश्चंस मेरे फील्ड से भी आए थे सर, एक क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे बायोडाटा फॉर्म के आसपास ही रहे थे। ओके। जी सर, तो उस वजह से मेरा सारा अच्छा रहा था। वो काफ़ी अच्छे होते सर, जो वहाँ बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है कि जो ये बच्चा आ रहा है टेस्ट तो इसने क्लियर कर रखे हैं, अब इसको बस ये चेक करना है कि इसकी मतलब पर्सनैलिटी क्या है, इसके प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे लेवल रेस करते हैं क्वेश्चंस का। और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सॉरी सर बोल के कह दो, कुछ नहीं होता सर, हम सुपरमैन थोड़ी हैं सर कि सब कुछ पता होगा। तो आपने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया था या कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपने सॉरी बोला? बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर नहीं किया था। मुझे पता था मैं सारे दे भी नहीं पाऊँगा, और मैं इसके लिए प्रिपेयर था सर। उन्होंने मुझसे पूछा था सर कि हु इज़ द करंट व्हाट वाज इकोनॉमिक एडवाइज़र और समथिंग सर, उसकी पोजीशन पूछी थी उन्होंने मुझसे, जो मैं जवाब नहीं दे पाया था। और एक क्वेश्चन ये था कि हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले थे, तो उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा वो स्टेटमेंट क्या थी।
अब ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ Right. या मैं इलेक्शंस की स्टेटमेंट्स Right. सोचूंगा उनकी। हम्म। तो मैंने सॉरी सर तो आपने बोल मना दिया कर था। जी सर, उसका कोई दिक्कत भी नहीं होती है तो सर। आपको लग रहा था कि जब इंटरव्यू खत्म हुआ आपका जीडीपी आई तो आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल सर, मुझे सर भरोसा था Confidence सर, था। क्योंकि मुझे लगा था सर कि जिस तरह से जितना कंफर्टेबली मैंने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया है, हेजिटेशन नहीं आई थी सर मेरे अंदर, चाहे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे को बात पता थी मैं सामने अच्छे से रख पा रहा था, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला, मुझे पता था कि हो जाएगा सर। राइट। तो जब फाइनल रिजल्ट आया जी तो सर। इससे पहले आपको कोई और सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर, इससे पहले मेरा सर आईडीबीआई में हुआ था सर। आईडीबीआई वो कुछ दिन Assistant पहले ही रिजल्ट manager। आया था जस्ट। जी सर। राइट। जी सर। बट एसबीआई तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। सर तो जब आपको पता लगा, आपने देखा, तो कहाँ देखा और फिर क्या किया आपने? सर मैं सर, क्योंकि हमें पता था रिज़ल्ट कभी भी आ सकता, हम एक्टिव रहते थे सर उस टाइम पे। तो टेलीग्राम पे बच्चे ने डाला कि रिज़ल्ट आ गया है, तो सर मैंने पीडीएफ में देखा सर, मेरा रिज़ल्ट आ गया सर। उस टाइम मम्मा नीचे थी सर और मैं ऊपर अकेला रूम में था, क्योंकि वो सर जब पता होता ना रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट देखने तक का जो समय होता है ना सर, उस टाइम पे जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, वो अलग ही लेवल पे होती है। तो सर मैंने जल्दी से रिज़ल्ट देखा और जैसे ही मुझे अपना रोल नंबर पता लगा सर, मैं सर कूद गया सर, वहीं से चिल्ला गया, मैं भाग के नीचे गया, मम्मा के पैर छुए, उन्हें हग किया और उन्हें बताया कि हो गया। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो भैया और भाभी नीचे सो रहे थे, पर हमने वहीं जाके गेट पीटे, उनको बताया कि हो गया। फिर ताऊ जी का बेटे को बुलाया कि हमारा हो गया है। फिर सर 2-3 बजे तक रात के कोई सोया ही नहीं सर, बैठ के बातें ही करते रहे, अब ये हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो लग रहा था सर कि हाँ फाइनली कुछ अचीव कर लिया है। तो महेश, जब ये सब हुआ, क्योंकि एक गोल ये भी था आपका कि मम्मा चाहती थी कि आप ऑफिसर बनो, और दूसरा ये भी था कि क्योंकि सोसाइटी जो है जहाँ से हम आते हैं, जी सर, वहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है। तो फिर कैसे आपके अराउंड क्या चेंजेस देखे आपने कि आपका जब एसबीआई पीओ में हो गया? जी सर। तो आसपास जो लोग थे उनका बिहेवियर, उनकी बातें, क्या आपने चेंजेस देखे, क्या हुआ फिर? सर मैं अगर आपको बताऊं बिहेवियर का, तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरा सर डेली का टाइम टेबल 12-13 घंटे पढ़ने का होता था। तो मैं सुबह निकल जाता 6:30 बजे और शाम को मैं अंधेरे पे ही आता था सर। तो मेरे पड़ोस में कोई मेरे बारे में क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, मुझे नहीं पता सर। मेरे पड़ोस में कोई दोस्त भी नहीं है सर मेरा, ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं सर कि अच्छा बुरा क्या होता है। मुझे बस पता था कि अपनी लगन से लगे रहो, सब अच्छा होगा। नौकरी लगने के बाद सर क्या हुआ, हमें लगा था कि जब तक लेटर नहीं आए किसी को बताएंगे नहीं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब एक चिंगारी की तरह सर फैलती जाती है सर बात कि रिजल्ट आ गया है। मैंने एक दोस्त को बताया था, उसने अपनी मम्मा को बता दिया, उसकी मम्मा दूध लेने गई, उसने बाकी लेडीज़ को बता दिया, और वहाँ से बात होते होते फिर एक दिन 4 लेडीज़ पड़ोस की हमारे घर पे ही आ गई कि तुमने नहीं बताया, हमें पता लग गया। तो वो सर वो खुशियाँ, वो एनवायरनमेंट, वो बधाइयाँ, वो अलग ही लेवल पे होता है सर। उसका मतलब खुशी बहुत होती है, लगता है कि हाँ आप कुछ कर दिया है और अब ज़िंदगी में जो होगा बहुत बेहतर ही होगा सर। तो बस। तो महेश, मुझे लगता है कि बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, और जितने कंस्टेंट्स में आपने तैयारी की, और स्पेशली बिग सैल्यूट टू योर मदर जिन्होंने आपको थैंक यू सर इस काबिल बनाया। जी सर। और आपको इतना मोटिवेटेड रखा टू ग्रो बिग इन लाइफ। आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू सर। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और मुझे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बताते हैं, एक्सक्यूज़ेस मैं उनको बोलता हूँ बेसिकली कि सर मैं ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है मेरा, या मुझे ये दिक्कत आ रही है। जबकि मेरा यही मानना है कि स्पेशली एग्जाम के कंटेक्स्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स ऑल विद इन यू। जिस दिन आपके अंदर से वो आग निकलेगी और एक डिज़ायर होती है ना कि यस मुझे करना है, उस दिन हर सॉल्यूशन निकल आता है हर चीज़ का। बिल्कुल सर। बच्चे ये सोचते हैं सर कि एसबीआई पीओ मुश्किल है, आरबीआई मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता सर, सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है सर। हम सोचते हैं कि हम मतलब ये कर नहीं पाएंगे, पर सर उनको भी तो देखो जिन्होंने इससे भी कितना गुना ज़्यादा कर दिया। राइट। जैसे सपने देखना सर, मैं कहता हूँ सपने देखना सीखो। जैसे आपका नाम भी है डेयर टू ड्रीम बिग, तो सर अलेक्जेंडर को देखो सर, दुनिया पे फतेह करने के लिए चल पड़ा था। महात्मा गांधी को देखो सर, एक लाठी के सहारे इतनी बड़ी अंग्रेज़ों को उन्होंने निकालने का सोचा,
तो वो होते हैं सर सपने, और वो होते हैं स्ट्रगल जो वो फेस करते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है सर उसके आगे सर। ट्रू। और जब हम, मेरा मानना है सर कि हार और जीत सर मानने से होती है सर, कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत सर। ट्रू। अगर आप ठान लो तो आपको कोई रोक नहीं सकता सर। और अगर एक, जैसे विवेकानंद जी की बात है ना सर, कि एक लक्ष्य बनाओ और अपनी सुबह, शाम, दोपहर, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सब चीज़ें हर टाइम उसकी तरफ डिवोट कर दो सर। और कोई ताकत नहीं है जो आपको जो उससे आपको मिलाने से रोक सकती है सर। आप उसको पाकर ही रहोगे सर। आई टोटली एग्री। जी सर। टोटली एग्री। सो गाइज, आई होप ये जो महेश की जो स्टोरी है, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी आई हैव एवर सीन, और वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कैंडिडेट आई हैव एवर मेट। और मैं आशा करूँगा कि आप इससे कुछ सीख कर अपने गोल के तरफ और ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से काम करेंगे और अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। देखिए, सब कुछ दिमाग में है, जैसा महेश ने भी कहा कि एवरीथिंग इज़ इन माइंड। आपका माइंड अगर कंडीशन है कि अचीव करना है तो फिर करना है, और अचीव हो भी जाएगा। सो महेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड सर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। थैंक यू। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है achievers@adda247.com। थैंक यू सो मच वंस अगेन।